हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनका कि इस बार नेट नहीं हुआ या कुछ नंबरों से रह गया या बहुत सारे अटेम्प्ट कर लिए लेकिन फिर भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे आखिर नेट और जेआरएफ निकलेगा। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि भाई आखिर कहाँ कमी आपकी रह जा रही है और उस कमी को कैसे हमें दूर करना है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली मैंने एक अपना वीडियो पोस्ट करा कि वैलिडिटी क्या है नेट जेआरएफ की, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 193 से ज़्यादा कमेंट आए और ये सारे रिव्यूज़ हैं कि भाई कैसे आपका जो पढ़ाया हुआ है उससे मेरा जेआरएफ निकल गया या नेट निकल गया, पेड कोर्सेज से, फ्री कोर्सेज से एंड सो ऑन। तो आज फिलहाल हम इनकी बात नहीं करेंगे जिन बच्चों ने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करा है, बल्कि उनकी बात करेंगे कि जिनका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाया। जिन्होंने कर लिया है आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, अच्छी बात है, आप एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, आपको अब मेरी ज़रूरत नहीं है और आपका जीवन और आपके जीवन के पड़ाव नए हो जाएंगे इस मुकाम के बाद। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं भाई, क्या ऐसा हो रहा है कि उनकी कमी रह जा रही है? देखो भाई, क्या होता है जनरली, आप भी देखते होंगे कमेंट्स में जो बच्चे कहते हैं कि मेरा नेट जेआरएफ हो गया है, तो दूसरे बच्चे पूछते हैं कि भाई तुमने क्या करा, कैसे पढ़ा, और वो भी बच्चे अपनी स्ट्रैटेजीज जो हैं वीडियोस के माध्यम से या कमेंट में रिप्लाई करके शेयर करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है जब कोई बच्चा कहता है कि भाई मैंने इन टीचर को फॉलो करा या ये बुक ली, जैसे आप देख सकते हैं इन कमेंट्स में है। उससे दूसरे बच्चों को लगने लगता है कि अच्छा, इसका मतलब क्या है, हमें नेट जेआरएफ करना है तो ये टीचर से हम पढ़ लेंगे तो नेट जेआरएफ हो जाएगा, ये बुक लेंगे तो हमारा नेट जेआरएफ हो जाएगा। देखो भाई, ये बात सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें गलत है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मिसकंसेप्शन देती हैं क्योंकि बच्चों को लगता है कि केवल इस टीचर को फॉलो करके या केवल इस बुक को पढ़ के ही हमारा जो है नेट जेआरएफ हो जाएगा। इसी मिसकंसेप्शन का फायदा बहुत सारे कोचिंग, आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, कोचिंग के बहुत सारी जो कोचिंग्स हैं उसका फायदा उठाती हैं। जैसे ही कोई एग्जाम होता है बड़े बड़े बोर्ड लगा देती हैं कि ये हमारे यहाँ से पास हुआ, ये हमारे यहाँ से पास हुआ। नेट नेट वगैरह में भी आपने देखा होगा काफी लोग ऐड करने लगते हैं कि ये आया हमारे साइड से AIR1, ये आया AIR2। तो उससे हमें मिसकंसेप्शन लगता है कि यही चीज है जिससे कि हमारा नेट जेआरएफ निकलेगा। हालांकि ये कंप्लीट सच नहीं है और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो शायद बच्चे अपने रिव्यूज में ये बात नहीं बता पाते हैं कि जो कोर्स ले रहे हैं, बुक ले रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है, उनका ब्रेन कैसे काम करता है, एक्स्ट्रा क्या वो ऐसा करते हैं जिससे वो नेट जेआरएफ निकाल जाते हैं। लेकिन शायद आपका ये अटेम्प्ट के बाद भी नेट जेआरएफ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस मैं आपको देने वाला हूँ और वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। हालांकि पहले से मैं बता दूं, जो सोल्यूशन है वो बहुत आसान नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको नेट जेआरएफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई मैंने जो फ्री कंटेंट आपको दिया है, जिसको देख के ही बहुत बच्चों ने नेट निकाल दिया है, उसे देख लो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। हर बार मैं वीडियो में कहता हूँ, अभी नहीं देखा तो फिर देख लो क्योंकि अब टाइम ज़्यादा है अगले बार के एग्जाम के लिए, और बिना टेंशन के आप अच्छे से देख के सब कुछ समझ जाओगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज की तैयारी दिन में 2 बार टेलीग्राम चैनल पे होती है और व्हाट्सएप चैनल पे होती है, तो जरूर से देख लेना। प्लस जो हमारा पेड कोर्स और टेस्ट सीरीज है बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएंगे इस नए क्वेश्चन के हिसाब से, और इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। ओके, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे साथ है वो ये है कि हम चीज़ों को एनालिटिकली नहीं देखते हैं। हमने अब तक जो भी पढ़ाई की है बचपन से, वो कैसे की है कि ये एक पोथी है, ये कुछ मटेरियल है, इसको रट लोगे और इससे पेपर होता है। अनफॉर्चुनेटली यही सेम कंसेप्ट जो है आज हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा रहे हैं, और इसी से जो मिसकंसेप्शन की मैंने बात कही वो भी निकल के आता है कि अच्छा ये कर लेंगे तो इससे नेट हो जाएगा। भाई ये सरासर गलत है। आपको केवल और केवल किसी एक सोर्स, किसी पोथी, किसी बुक के भरोसे कोई एग्जाम निकाल लोगे ऐसा सोचते हो, तो भाई इस सोच को आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। आपको यहाँ पे एनालिटिकल होना है, यानी लॉजिकल होना है अपने खुद की परफॉर्मेंस के लिए कि उसे कैसे इंप्रूव करना है, कहाँ कमी है एंड सो ऑन। दूसरों से जो रिसोर्सेज लेते हो, खासकर भावात्मक होकर के, तो आपने देखा होगा कि जो भी आजकल प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है वो इमोशंस को टारगेट करता है। यदि आपको कह रहा है कि भाई जो सपना है, सपना साकार करो, कल को तुम प्रोफेसर बनोगे, थोड़ा सा समझो वहां पे कि हो सकता है हमें भावात्मक रूप से परजुएट करने की कोशिश की जा रही है। मास मीडिया कम्युनिकेशन वगैरह में भी आप पढ़ते ही होंगे। तो आपको इमोशंस से नहीं चलना है, आपको दिमाग से चलना है कि क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास हैं,
अगर नहीं है तो वो रिसोर्सेज आप खरीद सकते हैं कोर्स बुक के माध्यम से। और उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम हम कैसे यूटिलाइजेशन करें कि हमारा नेट और जेआरएफ हो जाए, जिसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो देखो जनरली क्या होता है, जनरली क्या किया जाता है कि हम एज अ स्टूडेंट, एज एन इमोशनल स्टूडेंट क्या करते हैं, पास हो जाए, पास हो गए अगर तो खुशी मनाने लगते हैं, और पास नहीं होते हैं तो दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम क्यों नहीं पास हुए, और फिर वही इमोशनल टाइप के या जो हमारे कंजर्वेटिव जो आइडियाज हैं उसके हिसाब से हम एक निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। मेरी तो किस्मत खराब होगी, शायद भगवान मुझसे किसी काम का बदला ले रहा है, शायद मेरे पुण्य खत्म हो गए हैं और मुझे पुण्य अर्जित करने की जरूरत है, या फिर जो पिछले जन्म है उसमें कुछ ऐसा मैंने गलत किया है। अलग अलग मान्यताएं सबकी हो सकती हैं, तो इससे हम खुद को खुश कर लेते हैं और हमें लगता है हाँ चलो हमें समझ में आ गया कि मेरे साथ क्या गलत है, और नेट जेआरएफ तो कभी निकलेगा नहीं। जबकि सच बात यह है कि जब तक आप एक लॉजिकल वे में काम नहीं करोगे आपका नेट जेआरएफ नहीं निकलेगा। इनफैक्ट आप किसी को भी जानते हो जिसने जेआरएफ वगैरह निकाला हो, जो बहुत अच्छा बच्चा हो पढ़ने में, उससे आप पूछोगे तो वो भी इस बात से एग्री करेगा कि नहीं भैया, जब आप काम करोगे, बारीक से बारीक चीज को एनालिसिस करके देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे निकलता है और कैसे आप खुद को प्रोग्रेस कर सकते हो। अदरवाइज आप 5 अटेम्प्ट दो, 10 अटेम्प्ट दो, पास हुए तो खुश हो गए, फेल हुए तो दुखी हो गए, फिर उसके बाद मोटिवेशन चाहिए, फिर मोटिवेशन में जोश में पढ़ेंगे, फिर फेल हो गए, वो चक्र चलता चला जाएगा और कभी आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपकी गलती एक्चुअली कहाँ हो रही। ओके, तो अब समझते हैं कि भाई आखिर क्या है जो हम सबको करना है ताकि हम अगले अटेम्प्ट में या एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स के अंदर नेट जेआरएफ कर लें। सबसे पहले समझो कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सामग्री है जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है इसको सॉर्ट आउट करने में। सबसे पहले आपके पास आपकी रिस्पॉन्स शीट है, मतलब आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपने गलत करा, कौन सा क्वेश्चन आपने सही करा, वो रिस्पॉन्स शीट आप सबके पास। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आपका आपके पास आ गया है। हालांकि जो सारे पेपर उनके क्वेश्चन हैं मैं बहुत जल्दी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दूंगा, बट फिलहाल आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर होगा, वो भी इनफ है इसको समझने के लिए। फिर आंसर की आ गई है, प्लीज डाउनलोड करके रख लीजिए। एंड देन कट ऑफ की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। ये इनफ है ये समझने के लिए कि आपकी गलती कहाँ हुई और कैसे आप उन गलतियों को ठीक कर सकते हैं। अब मेन बारी आती है एनालिसिस करने की कि भैया कैसे हम इन सामग्रियों के माध्यम से समझें कि हमारी गलती कहाँ हुई, कैसी हुई और अगले बार हमें क्या काम नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसे आप उठाओ और उसमें आप देखो कि पहला क्वेश्चन किस सेक्शन से है, दूसरा किस सेक्शन से है, तीसरा किस सेक्शन से है। ये समझो कि टीचिंग से आया है, रिसर्च से आया है, सेक्शंस को फाइंड आउट करो और उसके बाद ये देखो कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, और ये उससे निकालने की कोशिश करो कि किस सेक्शन में आपकी ज्यादा गलती हुई है। हो सकता है रिसर्च के क्वेश्चंस आपके गलत ही होते जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जहां कम्युनिकेशन क्वेश्चन आ रहा है वो सही होता जा रहा है। ये आपको पता करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलता है कि पास हो गया या नहीं हो गया। ये पास हो गया नहीं हो गया क्या होता है, एनालिसिस करना पड़ेगा कि पास अगर नहीं हुआ तो कौन से सेक्शन में गलती ज्यादा, कौन से सेक्शन में गलती कम, और अगर गलती हुई भी है तो किस प्रकार की गलती हो रही है, किस प्रकार की मिस्टेक आपकी हो रही है। सिली मिस्टेक आप कर गए या कंसेप्ट ही आपका खराब था। मैथ्स की अगर बात करें तो कंसेप्ट आपको लॉजिक फार्मूला नहीं समझ में आ रहा था, या फिर फार्मूला आता था कैलकुलेशन में गलती हो गई। किस प्रकार की आपकी गलती हुई ये भी आपको समझना जरूरी है। उसी के बाद आप अपना दिमाग चला पाओगे कि इन गलतियों को हम कैसे दूर करें। देखो भाई बहुत ध्यान से समझो, फिर से मैं यहाँ बोलूंगा, कोई पोथी पढ़ के, कोई किताब पढ़ के या कोई कोर्स को रट लें और उससे हम ठीक हो जाएंगे, ठीक है, उससे इम्प्रोवाइजेशन होगा, लेकिन 100% तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद से चिंतन मनन ना कर पाओ कि गलतियां किस प्रकार की हैं, पहले ये जानना, और उन गलतियों पे काम कैसे करें, उन गलतियों को इम्प्रूव कैसे करें। उसके बाद अगला है, अगली बात आती है कि चलो ठीक है हमें इम्प्रोवाइज करना है, गलतियां समझ में आ गई, उस पर हम काम करेंगे, लेकिन कितना स्कोर करें ये भी बहुत बच्चों को नहीं पता है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि जैसे पेपर उनका एग्जाम्पल है, बहुत बच्चे सोचते हैं 50 में से हमें 45 क्वेश्चन करके आने हैं, 49 करके आना है। वीडियो भी वो देख लेते हैं कि किसी बच्चे ने वीडियो बना दी कि मैंने किया जेआरएफ और पेपर उन्हें मैं ले आया 49 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। हालांकि उस बच्चे ने ईमानदारी से अपना एक्सपीरियंस ही शेयर किया है, लेकिन क्या वो आपके केस में भी अप्लाई होगा ये हमको पता ही नहीं। और हमारे अभी टीम में व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि
जो है हमें मैंने टारगेट बनाया है कि 45 क्वेश्चन तो इस बार इसी बार मुझे निकालने ही निकालने। अरे भैया तैयारी तुम्हें क्या है तुम्हें पता नहीं, कहाँ किस सेक्शन में तुम अच्छे हो तुम्हें पता नहीं, किस सेक्शन में खराब हो तुम्हें पता नहीं, किस प्रकार के मिस्टेक्स तुम पिछले एग्जाम में करके आए तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन टारगेट तुमने पहले ही बना लिया और किस बेसिस पे बनाया वो भी तुम्हें नहीं पता। तो सबसे पहले ये जब गलतियां कहाँ कैसे हो रही हैं पता चल जाए तो सबसे पहले ये देखो कि भैया टारगेट हमें कितना बनाना है, और कितना टारगेट बनाना है कौन बताएगा? फ्री में यूजीसी नेट वाले जो आपको रिसोर्स देते हैं, आपकी कट ऑफ आपको बताएगी। अपनी कैटेगरी में अपने सब्जेक्ट में जाओ और देखो कि कितने नंबर लाने पे बच्चे नेट कर रहे हैं या जेआरएफ कर रहे हैं, उस हिसाब से देख लो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी आपको गलतियां ठीक करेंगे तो कितने आपको और नंबर लाने हैं, उस हिसाब से बाइफरकेट करो कि भाई पेपर 1 में इस हिसाब से हम कितने क्वेश्चन कर ले जाए, पेपर 2 में कितने कर ले जाए, उस हिसाब से नीतियां बनाओ। मैं ही नहीं कह रहा कि पहली बार में ही नीति बहुत अच्छी बन जाएगी, हो सकता है गलत नीति बनाओगे, फिर अगली बार समझ में आएगा, उस नीति को इम्प्रोवाइज करोगे। बनाओ तो कुछ करो, तो स्ट्रैटेजी तो बनाओ, बिना स्ट्रैटेजी के कुछ नहीं होता है। और स्ट्रैटेजी भी तुम्हें कोई बता नहीं सकता, मैं तुम्हें स्टेप्स बता सकता हूँ, क्योंकि हर इंसान का दिमाग, उसका जीवन, उसके पास कितना टाइम अवेलेबल है, उसके पास की एजुकेशन क्या थी, उस पर उसकी स्ट्रैटेजी निर्भर करती है। तो आपको ये चिंतन मनन करना पड़ेगा, यहाँ कोई पोथी आपको काम नहीं आएगी। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कह सकते हैं अरे आप ये कैसे कह सकते हैं, कट ऑफ तो हर बार बदलती है। तो भाई 3-4 कट ऑफ लेकर के देख लो, वो भी मैंने प्रोवाइड कराई है और इसीलिए प्रोवाइड कराई है अपनी वेबसाइट पे कि थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करो, एनालिसिस करो। कोई बहुत ऊपर नीचे कट ऑफ नहीं होती है, कभी 5-7 नंबर ऊपर चली जाएगी, कभी 5-7 नंबर नीचे चली जाएगी, ऐसे ही चलती रहती है। उसके हिसाब से जो प्रेजेंट कट ऑफ है उसे थोड़े ऊपर का मार्जिन लेकर के आप अपना टारगेट बना लो आइडिया लेने के लिए। एंड उसके बाद अपना नेक्स्ट प्लान बनाओ, उस पर काम करो, उस हिसाब से पढ़ाई करो, पेपर दे के आओ। अब आपको इस खेल में मजा भी आएगा। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने जेआरएफ कैसे निकाला, तो मैंने इन चीजों को एक गेम की तरीके से लिया। कभी मैं क्लेम नहीं करता हूं कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ निकाल लिया, और बहुत अच्छी बात है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाला, क्योंकि जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकालते हैं हो सकता है बहुत विद्वान हो, लेकिन उन्होंने उस जर्नी को तय ही नहीं किया। तो जो तय नहीं करा तो वो किसी को सिखा क्या पाएंगे? मैंने जब तक मास्टर्स किया 2 साल तक पहले सेमेस्टर से एग्जाम देना चालू कर दिया। पहले सेमेस्टर में नहीं हुआ, दूसरे में नेट हुआ, तीसरे में नेट हुआ, और चौथे सेमेस्टर तक आते आते एमए पास करते करते जेआरएफ हो गया। अब क्योंकि मैंने इतने स्टेप्स में करा तो मुझे पता है कि कैसे हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसको देखते हैं अगली बार काम की कि नहीं की, फिर अगली स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फाइनली अपने लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं। और इसी से स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं कि चीज़ों को कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ाना है ना? तो जनरेट योर प्लान और उसके हिसाब से आगे काम करो। मैं आप सबसे यही चाहता हूं, आप सबका होमवर्क है कि इस बार की कमियों के हिसाब से आप अपना प्लान बनाएं और कमेंट में लिख के दूसरे बच्चों को भी बता दें जिन्हें अब तक शायद ये बात नहीं समझ में आई हो। तो हो सकता है कमेंट में आपका प्लान देख के उन्हें कुछ आइडिया मिल जाए कि अच्छा ये बात है कि इस बंदे ने अपना अगले बार का ऐसा प्लान बनाया है, तो हो सकता है कि मैं भी थोड़ा ऐसे ही प्लान अपना बना लूं। ठीक है, तो प्लीज अपने अपने प्लान्स, जो आपने कमियां अपने अंदर ढूंढी, उन कमियों को आपको कैसे ठीक करने का आप सोच रहे हैं और अगली बार कितना टारगेट, कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप करने की सोच रहे हैं, प्लीज कमेंट में लिख दें ताकि इससे सबकी मदद हो जाए। तो फिर से मैं बोलूंगा भाई कि जीवन में कुछ भी आसान नहीं है, बुद्धि चलानी ही चलानी पड़ेगी। हमें लगता है या बहुत लोगों को लगता है, मेरे काफ़ी फ्रेंड से मेरा डिस्कशन भी होता था, तो वो कहते थे कि भाई इमोशंस बहुत ही महान चीज़ होती है। मैं कहता था नहीं, इमोशंस अपनी जगह ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ लॉजिक अपनी जगह ज़्यादा बलवान चीज़ है। तो यहाँ पे अगेन वही बात आती है कि भैया जब तक अपना लॉजिक मजबूत नहीं करोगे, क्योंकि हमारा समाज, हमारी शिक्षा, हमारे कल्चर, हमारा घर परिवार हमें कभी भी तर्क वितर्क करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। साइंटिफिक टेम्पर बहुत जरूरी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, और इसी साइंटिफिक टेम्पर के मदद से ही आप इस एग्जाम को भी क्रैक करोगे। और जो मैंने प्रोसेस यहाँ बताया, अगर आपको बहुत बोझिल कर रहा है तो समझ जाओ कि आपको अभी थोड़ा सा कॉग्निटिवली डेवलप होने की जरूरत है। ये कुछ और नहीं है। रिसर्च एप्टीट्यूड में जो हम एक्शन रिसर्च पढ़ते हैं ना, ये वही चीज है। तो अगेन यहाँ पोथी वाली बात हो जाती है कि अरे एक्शन रिसर्च तो मुझे पता है, साइक्लिक होता है, ये वो 4 स्टेप्स होते हैं, एग्जाम में लिखने के लिए पता है, लेकिन क्या रियल लाइफ में आप उसे यूज कर रहे हो? कि प्लान एक्शन रिपीट, फिर से देखो कि क्या इंप्रूव हुआ क्या नहीं हुआ, और तब तक साइक्लिक तरीके से उसको चलाते रहो। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि भाई बहुत ही जल्द हमारा कोर्स अपडेट हो जाएगा। अगेन ये भी बहुत साइंटिफिक तरीके से टू द पॉइंट बना है। लाइव क्लास मास्टर जी वाला नहीं है कि हाँ भाई 5 बजे मास्टर जी आके पढ़ाएंगे, कभी छुट्टी पे हैं कभी नहीं है। धीरे धीरे हम भी खिसक रहे हैं मास्टर जी के साथ, और मास्टर जी जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम कैसे बढ़ जाएंगे।
हर बच्चे की स्पीड अपनी अपनी है, इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, टू द पॉइंट तरीके से हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम है, दिन में 10-20 देख डालो, 2-3 महीने में कोर्स खत्म कर दो। आपके पास टाइम कम है, दिन में 1-2 देखो, 6 महीने तक कोर्स चलाओ, आपके ऊपर है। सेम कंटेंट अलग अलग वैलिडिटी में, ज़्यादा फीस में, कम फीस में, पूरा कंटेंट आपको मिल जाता है। आपके ऊपर है आप कितने महीनों में इसे कंप्लीट कर देते हो, है ना। प्लस हर लेक्चर के साथ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इधर उधर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है कि पढ़ाई अलग कर रहे हैं और क्वेश्चंस अलग लगा रहे हैं। जनरली ये होता है कि जब हम पढ़ाई अलग करते हैं, क्वेश्चंस अलग लगाते हैं, तो पढ़ाई पता नहीं कौन सी होती है जिसमें कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक का जिक्र ही नहीं होता, और क्वेश्चंस भी हम जो एमसीक्यू लगाते हैं पता नहीं कौन से क्वेश्चंस होते हैं कि लगाते जा रहे हैं, एग्जाम में आते कहते हैं यार पैटर्न ही चेंज है। तो मैं आपको सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं और लेक्चर्स के साथ में ही प्रोवाइड करा देता हूं कि लेक्चर देख लो भाई, 10-15 मिनट का लेक्चर होगा और सारे उससे जुड़े हुए टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वहीं आपको लगाने को मिल जाएंगे। उल्टे सीधे एमसीक्यूज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और इधर उधर की जो कूड़ा कचड़ा पढ़ाई है ना आजकल की, जो भी थ्योरीज वगैरह है फैली हुई, वो भी करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको एक इंटरफेस में मिल जाता है, 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, देख लेना भाई, यहाँ पे व्हाट्सएप कर लेना। प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी डल जाएंगे, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग सेक्शन के माध्यम से, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना कि मुझे डेमो चाहिए, तो आपको डेमो मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभप्रद साबित होगा। और भैया प्लीज स्ट्रैटेजी बनाओ, इस मिसकंसेप्शन में मत आओ, नाम के मिसकंसेप्शन में कि अच्छा ये है, ये AIR-1 हो गया, अच्छा इस कोचिंग से था तो ये कोचिंग, सभी यही कर रहे हैं भेड़ चाल में। और आप देखते हो कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नाम के बेसिस में मत जाओ। कुल मेरा यही कहना है कि AIR-1, AIR-2, आप AIR-1 नहीं बन सकते अगर आप बहुत दिमाग वाले नहीं हो। आप जो बन सकते हो आप वो बनने की कोशिश करो। आपका टारगेट होना चाहिए मुझे नेट क्वालिफाई करना है या JRF क्वालिफाई करना है, मैं JRF हो जाऊं बस इतना। AIR-20 हो, 50 हो, 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जुलूस नहीं निकाला जाता कि अगर आप AIR-1 हो तो, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो आपका लेवल है, किसी से अट्रैक्ट मत हो जाओ कि मुझे भी 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं, 100 में से 100। अपने लेवल को अच्छा करने की कोशिश करो, और वो अच्छा तभी होगा जब आप दूसरों को देखे बिना अपने ऊपर काम करते हो और साइक्लिक प्रोसेस में अपने इंप्रूवमेंट को रिपीट करते हो, ठीक है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।